हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन बताएंगे। ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का सिलेबस है जो कि यहाँ पर कंप्लीट कराया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको यूरिया साइकिल के बारे में बताया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूरिया साइकिल थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और जो भी टॉपिक छूट जाते हैं, जैसे यूनिट 4 में मैंने ये कुछ नहीं बताया, सिर्फ आपको यूरिया साइकिल बताया। यूरिया साइकिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताया। और जो भी टॉपिक छूट जाते हैं वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। जो भी टॉपिक छूट जाते हैं वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यदि आप इसे तैयार कर लेंगे फिर बाद में आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो वो आप तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको वही टॉपिक बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए है। तो यहाँ पर यूनिट 5 जो है आपकी, ये पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट है। यदि आप अपना जो मॉडल पेपर है वो आप देखेंगे तो कई सारे एमसीक्यू यहीं से पूछे गए हैं, रेस्पिरेशन से पूछे गए हैं और डाइजेशन से पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको डाइजेशन बताऊंगा। डाइजेशन में ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। देखिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डाइजेशन में जो भी स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं वो आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसके बारे में आपका फंक्शन पता होना चाहिए और हिस्टोलॉजी उसकी पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं वो बीच बीच में से उठा के दिए गए हैं, यानी कि जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला आपका जो चैप्टर है क्लास 11th में, वहाँ से क्वेश्चन उठा के दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बीच बीच में से प्रश्न उठा कर दिया गया है। अब आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, तब आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर पहले दिया गया है, यहाँ पर एसोसिएटरी ग्लैंड के बारे में बताना है और साथ ही साथ यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके हिस्टोलॉजी और फंक्शन बताना है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर जो अंग होंगे, जैसे यहाँ पर माउथ हो गया उसके बारे में पढ़ना है, दांत हो गया उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा आपको चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, तब आप इसे समझ पाएंगे, वरना आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। और जब समझ नहीं पाएंगे तो आप एक भी एमसीक्यू अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल हिंदी में और अच्छी तरह से ये पूरा चैप्टर समझा दूंगा और ये सारे टॉपिक आपके एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको अच्छी तरह से डाइजेशन के बारे में बताते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं पाचन तथा अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि भोजन क्या होता है, यानी कि जिसको हम पचाने वाले हैं उसको देख लेते हैं कि भोजन होता क्या है। तो भोजन जो होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, एक तो वो भोजन होता है। एक भोजन होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, यानी कि भोजन दो प्रकार का होता है, एक तो हमें ऊर्जा प्रदान करेगा और एक हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा। तो देखते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो भी भोजन हम खाते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है उसे हम प्रोक्सीमेट फूड कहते हैं, या उसे हम कहना चाहें तो मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं। और जो भोजन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं या माइक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। तो देखिए, जो भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जिस भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है उस भोजन को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल या प्रोक्सीमेट फूड बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए उस फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, लिपिड भी प्राप्त होगा और प्रोटीन भी प्राप्त होगा। तो इस भोजन को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सीमेट फूड बोलते हैं। अभी हम आपको और समझा देंगे तब हम समझ पाएंगे। और जो प्रोटेक्टिव फूड होता है वो क्या होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है और जल होता है, यानी कि जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ये क्या करता है, तो फिर ये क्या करता है, ये जो विटामिन, मिनरल्स और H2 यानी वाटर हो गया, ये उपापचयी क्रियाओं में मदद करता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ओके, जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं तो उनमें कौन मदद करता है, विटामिन मदद करता है, मिनरल्स मदद करते हैं यानी खनिज लवण हो गए, और यहाँ पर वाटर हो गया वो मदद करता है। लेकिन ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, इसे हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। ऐसा फूड जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है उसे हम प्रोटेक्टिव बोलते हैं, और ऐसा फूड जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है उसे हम प्रोक्सीमेट फूड बोलते हैं। ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन
जो जिस भोजन से हमें प्राप्त होते हैं उस भोजन को हम प्रोक्सीमेट फूड बोलते हैं। जिस भोजन से हमें विटामिन, मिनरल्स और वाटर प्राप्त होता है उस भोजन को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन जो होता है, इनका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोल देते हैं। यानी मैक्रो का मतलब यहाँ पर हो गया, मैक्रो का इतना मतलब हो गया काफ़ी बड़ा, और मॉलिक्यूल का मतलब हो गया अणु, यानी काफ़ी बड़ा अणु। ओके, कार्बोहाइड्रेट यदि आप लिपिड का देखेंगे, यदि प्रोटीन का देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े अणु होते हैं जिसे मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल टर्म का यूज किया गया है। और यहाँ पर विटामिन और मिनरल्स और वाटर हो गया, तो इनका काफ़ी छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर वर्ड दिया गया है माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी काफ़ी सूक्ष्म अणु होते हैं। ओके, जो कि क्या करते हैं, उपापचयी क्रियाओं में मदद करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में मदद करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो भोजन जो होता है जिसे हम खाते हैं और पचाते हैं, तो भोजन दो प्रकार का होता है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो दो प्रकार के हमने भोजन देख लिए। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। यानी कि जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। यानी कि सबसे पहले ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। यदि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में नहीं रहता है तब ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, लिपिड से प्राप्त होती है। और जब लिपिड भी हमारी बॉडी में नहीं रहता है तब हमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो प्रोटीन से प्राप्त होती है। प्रोटीन को तोड़ते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे पहले हमें ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ा जाता है, उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा तो हमें जो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी जो एनर्जी का दूसरा सोर्स होता है वो लिपिड होता है। लिपिड से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सोर्स का मतलब होता है स्रोत। और यहाँ पर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन थर्ड यानी कि लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। यानी एनर्जी का सबसे लास्ट सोर्स होता है, लास्ट स्रोत होता है। यदि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड नहीं रहता है तब बाद में हम प्रोटीन को तोड़ते हैं, फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हो गया, यहाँ पर अच्छी तरह से हम जान लीजिए। अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। एक ही बार में आपको याद होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर अगला जो यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट को हम इसलिए तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम सबसे पहले इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की कम ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की कम ज़रूरत होती है और आसानी से ये कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है और हमें एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा प्राप्त होती है। कम ऑक्सीजन की मदद से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं और एनर्जी हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। लेकिन जो लिपिड होता है इसका उल्टा होता है, यानी इसका विपरीत होता है। लिपिड को तोड़ने के लिए क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है लेकिन कम एनर्जी मिलती है। इसीलिए हम इस लिपिड को अधिकतर नहीं तोड़ते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कम ज़रूरत होती है। ओके, आपने ये रिएक्शन अधिकतर देखी होगी क्लास 8 में या क्लास 9 में। यदि नहीं देखी है तो यहाँ देख लीजिए। जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। यदि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं, ग्लूकोज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को जब हम ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है और साथ ही साथ हमें एनर्जी मिल जाती है। तो यहाँ पर जब हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तब कम ऑक्सीजन लगती है और ज़्यादा एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिए, ये इसकी बैलेंसिंग हो गई। चलिए ये बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन जो होता है यानी डाइजेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। पाचन का क्या मतलब होता है, जो भी हम भोजन खाते हैं उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी हम भोजन खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। जो देखिए कम्प्लेक्स फूड, कम्प्लेक्स फूड का मतलब होता है जटिल फूड। जैसे आपने दाल चावल खाया, दाल चावल में क्या क्या है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है और वाटर भी है। तो इस फूड के अंदर क्या है, इसे हम कम्प्लेक्स फूड बोल देते हैं। ऐसे फूड को हम कम्प्लेक्स फूड बोल देते हैं। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसको हम तोड़ देते हैं
उसको हम तोड़ देते हैं और फिर बाद में इसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसे तोड़कर उसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और सिंपल फूड कैसा होता है, सिंपल फूड जो होता है अच्छी तरह से सोल्यूबल हो जाए, किसी में घोल दें तो घुल जाए और अच्छी तरह से वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसे उस फूड को हम क्या बोलते हैं, सिंपल फूड बोलते हैं। तो इस प्रकार का फूड जो होता है वो सिंपल फूड कहलाता है। ये जो प्रोसेस होती है वो किसकी मदद से होती है, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस होती है। मैकेनिकल का क्या मतलब हो गया, यांत्रिक हो गया। यांत्रिक का क्या मतलब हो गया, यांत्रिक का मतलब हो गया जो भी हम भोजन को खाते हैं तो मुंह से चबाते हैं, मुंह से चबाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक बोलते हैं, उसे हम यांत्रिक बोलते हैं। तो मैकेनिकल और हमारी बॉडी के अंदर जब भोजन अंदर चला जाता है, पेट के अंदर जाता है, फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो वहाँ पर कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, फिर जाकर क्या होता है, भोजन टूटता है अच्छी तरह से। और एक प्रोसेस होती है हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक होता है यानी वाटर के द्वारा कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं वो टूटते हैं, उसे हम हाइड्रोलाइटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, इतनी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको उतना ध्यान रखना है जितना यहाँ पर लिखा गया है बस। और जो ज़्यादा बातें वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ बेसिक के लिए इतना है कि जो यहाँ पर लिखा गया है वही याद रखना है आपको। मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस एंड हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस की मदद से ये भोजन जो होता है कॉम्प्लेक्स फूड वो टूट जाता है सिंपल फॉर्म में। बस ये क्या होता है, यहाँ पर डाइजेशन मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं अब क्या होता है। देखिए अभी मैंने आपको डाइजेशन में बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही भोजन को निगलते हैं फिर हम उसे पाचित करते हैं, फिर पाचित करने के बाद हम उसे अवशोषित करते हैं। हम अपनी कोशिका के अंदर जो भी कंपोनेंट निकलते हैं भोजन से उसे हम अपनी कोशिका के अंदर अवशोषित करते हैं। फिर हम उसे स्वांगीकरण कर देते हैं, स्वांगीकरण मैं आपको आगे बता दूंगा। स्वांगीकरण फिर हम करते हैं, फिर बाद में हम उसे मल त्याग कर देते हैं, यानी कि जो अपचित भोजन होता है उसे हम त्याग कर देते हैं। अब इसके यहाँ पर इंग्लिश में जो वर्ड है उसे आप अच्छी तरह से समझिए। देखिए निगलना का क्या मतलब होता है, इंजेक्शन करना, यानी कि जब हम भोजन को निगलते हैं, ओके। फिर हम उसे डाइजेशन करते हैं, यानी कि भोजन को पचाते हैं। और फिर बाद में हम जो भी कंपोनेंट भोजन से निकलते हैं उसे हम अपनी कोशिका के अंदर क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, स्वांगीकरण कर देते हैं, एसिमिलेशन कर देते हैं। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, मल त्याग कर देते हैं, यानी कि डिफेशन कर देते हैं या एक्सक्रीशन कर देते हैं। एक्सक्रीशन जो वर्ड है वो अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको एक्सक्रीशन आपको ध्यान में रखना है। एक्सक्रीशन कर देते हैं यानी कि मल का त्याग कर देते हैं। तो इतनी प्रोसेस हम कर देते हैं जब हम भोजन को पचाते हैं तब। इतनी बात आप जान चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि जो पाचन तंत्र हमारा होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है वो दो भागों में बटा होता है, यानी कि आहार नाल हो गई और कुछ सहायक ग्रंथियाँ होती हैं जो कि हमारे पाचन में हेल्प करती हैं। सहायक ग्रंथियाँ होती हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब सहायक ग्रंथियाँ जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसे सहायक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, लाल ग्रंथि हो गई और पेनक्रियाज हो गई। तो इस प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो कि मदद करती हैं भोजन को पचाने में। और जो आहार नाल होती है, आहार नाल कितनी लंबी होती है, मुख से लेकर एनस तक होती है, मुख से लेकर एनस तक होती है, गुदा तक होती है। ये 7 से 9 मीटर लंबी होती है आहार नाल। आहार नाल जो होती है, आहार नाल में सबसे पहले मुख होता है, फिर बाद में मुख गुहा आती है, फिर बाद में ग्रसनी आती है, फिर ग्रसिका आती है, फिर बाद में अमाशय आता है, अमाशय के बाद आंत आती है। आंत जो होती है, एक तो छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है जिसे हम इंग्लिश में इंटेस्टाइन बोलते हैं। फिर बाद में गुदा आता है यानी कि एनस आता है। यदि मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ तो डायग्राम में आपको एक बार एनसीईआरटी का दिखा देता हूँ। चलिए अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये पूरी की पूरी आहार नाल है, मुख से शुरू हुई आहार नाल, ये आहार नाल आई, ये अमाशय हो गया,
ये अमाशय जो होता है वो यहाँ पर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत ये वाली छोटी आंत हो गई, फिर बाद में छोटी आंत यहाँ से बड़ी आंत में मिल गई, और बड़ी आंत ये रहा, और यहाँ से ये गुदा आ गया, यानी कि यहाँ से खाना जो अपचित खाना है वो बाहर निकल गया। तो हमारी जो आहार नाल होती है मुख से शुरू होती है और गुदा तक खत्म होती है। मुख से शुरू हुई और गुदा तक खत्म हो गई। ये पूरी की पूरी जो आहार नाल होती है इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? मुख गुहा पढ़ते हैं, इसी के अंदर होती है ग्रसनी होती है, ग्रसिका होती है, और क्या होती है? अमाशय होता है, और यहाँ पर अग्नाशय जो होती है वो ग्रंथि होती है। ये यहाँ पर ग्रंथि होती है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और फिर बाद में ये गृहिणी का मतलब होता है डिडुनम, आगे बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। छोटी आंत हो गई, ये बड़ी आंत हो गई, फिर बाद में ये एनस से बाहर निकल जाता है हमारा जो खाना होता है। तो आपको क्या पढ़ना है? आहार नाल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, आंत, आंत में छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर हम मुख के बारे में पढ़ते हैं, अपने माउथ के बारे में पढ़ते हैं, फिर बाद में हम मुख गुहा के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो माउथ क्या होता है, ये हमने माउथ बना लिया है। और माउथ में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये है नेजल कैविटी, यानी कि नासा गुहा है। यहीं से हम ऑक्सीजन को लेते हैं और यहाँ पर आती है ऑक्सीजन, और यहाँ से जब हम खाना खाते हैं अपने मुख के द्वारा तो खाना भी यहीं पर आता है। यानी कि जो नासा गुहा होती है और यहाँ पर जो मुख होता है एक ही जगह पर मिलता है। यानी कि जो वायु का रास्ता है, जो ऑक्सीजन है, और जो मुंह का जो खाना है वो एक ही जगह पर मिलता है, जिसे हम ग्रसनी बोलते हैं। यानी कि वायु और यहाँ पर खाना एक ही जगह पर जहाँ पर मिलता है उसे हम ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, ग्रसनी को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है, ओरोफेरिंग्स, नीजोफेरिंग्स और यहाँ पर लैरिंजियोफेरिंग्स। उस ओरोफेरिंग्स का क्या मतलब होता है? जो मुख की ओर खुलता है, जो ग्रसनी मुख की ओर खुलती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। नेजोफेरिंग्स का मतलब जो ग्रसनी नाक की ओर खुलती है, नासा द्वार की ओर खुलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। लेरिंजियोफेरिंग्स किसे बोलते हैं? लेरिंजियोफेरिंग्स उसे बोलते हैं जो ग्रसनी किधर की ओर खुलती है? श्वास नली की ओर खुलती है, उसे हम लेरिंजियोफेरिंग्स बोलते हैं। ये श्वास नली होती है, और ये क्या होती है? ग्रास नली होती है, जिसे हम ओइसोफेगस इंग्लिश में बोलते हैं। और श्वास नली के जो श्वास नली है, ये वाली श्वास नली है, इसके ऊपर आप देखोगे तो क्या है? एपिग्लोटिस है, यानी कि घाटी ढक्कन है। इसे हम हिंदी में घाटी ढक्कन बोलते हैं। ये जो श्वास नली है, श्वास नली के ऊपर ये घाटी ढक्कन लगा हुआ होता है, ये घाटी ढक्कन है। और यहाँ पर ये क्या है? ये ग्लोटिस है। हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये क्या है? एपिग्लोटिस है, जो ऊपर की ओर लगा हुआ है। और ये क्या है? ओइसोफेगस है, जिसे हम ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली के ऊपर देखेंगे तो ये गलट होता है, इसे हम गलट बोलते हैं। और क्या बचा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर ये बचा है जिसे मुख गुहा बोलते हैं। ये क्या है? ये हमारा नासा गुहा है, यानी कि यहाँ से जो नेजल कैविटी होती है यहीं से हम वायु को लेते हैं और यहाँ पर आती है, और जो माउथ से जो भी खाना आता है वो भी यहीं पर आता है। तो एक जगह पर खाना और वायु मिल जाती है तो उस स्थान को हम ग्रसनी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर जो अंदर की ओर जो लटका रहता है, अंदर की आप अपनी घाटी में देखेंगे, जब आप खोलते हैं अपने मुँह को तो यहाँ पर देखे होंगे कि जो कुछ लटका हुआ पार्ट होता है उसे हम इब्यूला बोलते हैं। कुछ छोटा सा लटका हुआ भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इब्यूला बोलते हैं। ठीक है, इब्यूला का क्या क्या होता है मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये इसे हम इब्यूला बोलते हैं। और जब अपनी जीभ को आप ऊपर की ओर लगाते हैं, जीभ को अपनी आप ऊपर लगाइए, जीभ को जब ऊपर की ओर लगाते हैं, जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम तालू बोलते हैं, तालू, जिसे हम इंग्लिश में पैलेट बोलते हैं। तो ये तालू जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो कठोर तालु होता है और कोमल तालु। कठोर तालु जो होता है, जीभ को यदि आप आगे की ओर लगाते हैं, जीभ को अपने आगे की ओर लगाते हैं तब हम उसे कठोर तालु बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और अपनी जीभ को पीछे की साइड लगाइए जहाँ पर ये इब्यूला लटका हुआ होता है, पीछे की ओर लगाएंगे तो बहुत कोमल होता है, यानी कि सॉफ्ट पैलेट होता है, उसे हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। तो ये तालु हो गया। ओके, तो इतनी बात हम जान चुके हैं मुख के बारे में, तो हमने सारी जानकारी आपको दे दी है। चलिए एक बार और समझा देते हैं। तो देखिए ये क्या है? हमारा मुख हमने बना लिया,
मुख से निकलने वाली दो नली, एक तो श्वास नली, एक होती है ग्रास नली। ग्रास नली को हम इंग्लिश में ओइसोफेगस बोलते हैं। ग्रास नली के ऊपर जो होता है इसे हम गलट बोलते हैं। और ये जो श्वास नली होती है, श्वास नली के ऊपर क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है, घाटी ढक्कन होता है। इतना समझ चुके हैं। और जो मुख के अंदर लटका हुआ भाग होता है उसे हम इब्यूला बोलते हैं। और यहाँ पर जो नासा गुहा होती है, यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो जाती है, और माउथ से जो खाना होता है वो यहाँ पर जाता है, एक जगह पर मिल जाता है, जिसे हम ग्रसनी बोल देते हैं। जहाँ पर वायु और खाना एक जगह पर मिलता है उसे हम ग्रसनी बोल देते हैं। ग्रसनी 3 प्रकार की होती है। ओरोफेरिंग्स होती है जो मुख की ओर खुलती है, ठीक है, जो मुख की ओर खुलती है उसे ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स होती है वो नाक की ओर खुलती है, नाक की ओर। और लेरिंजियोफेरिंग्स जो होती है वो श्वास नली की ओर खुलती है। ये जो ग्रसनी होती है श्वास की ओर खुलती है उसे हम लेरिंजियोफेरिंग्स बोलते हैं। तो ये बात हम जान चुके हैं। और इसके अंदर जो भी कुछ होता है, दांत होता है, जीभ होता है, उसे हम मुख गुहा बोलते हैं, यानी कि बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी हम किसको बोलते हैं, बक्कल कैविटी हम उसको बोलते हैं, मुख के अंदर वाला जो भाग होता है उसे हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। यानी कि जीभ हो गया, दांत हो गया, तालू हो गया, तो ये क्या होता है, ये मुख के अंदर आता है, इसीलिए हम उसे मुख गुहा बोल देते हैं, बक्कल कैविटी बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो इतना आप जान चुके हैं मुख के बारे में। तो देखिए जो बक्कल कैविटी होती है उसको यहाँ पर इस तरह से बांटा गया है। बक्कल कैविटी में यानी मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है, होंठ होता है यानी कि लिप होता है, और टीथ होता है यानी कि दांत होते हैं, जीभ होती है मुख के अंदर, और लार ग्रंथियाँ होती हैं जिसे हम सिलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। तो ये जो मुख गुहा के अंदर हम पढ़ेंगे, इतने सारे पार्ट होते हैं मुख गुहा के अंदर, यानी बक्कल कैविटी के अंदर होंठ हो गया, दांत हो गया, टंग हो गया, लार ग्रंथियाँ हो गई। तो ओंठ को देखते हैं, ओंठ क्या होता है। ओंठ इस प्रकार का होता है। इस ओंठ के अंदर ओर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ओर्बिकुलरिस ओरिस मसल जो होती हैं वो बाहर की ओर पाई जाती हैं। और देखिए आउटर लेयर, यानी कि जब हम ओंठ के बाहर की ओर देखेंगे तो वहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम सीरस सिक्रीटिंग ग्लैंड बोलते हैं। ओंठ का बाहरी स्तर होता है तो वहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है सीरस सिक्रीटिंग ग्लैंड, जो कि सीरस को सिक्रीट करती है और बाहर के ओंठ को सूखा रखती है। ओके। और यहाँ पर जो इनर लेयर जो होती है, ओंठ की अंदर वाली जो लेयर होती है, तो वहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड पाई जाती है, जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती है और ओंठ को क्या करती है, गीला रखती है। आपने देखा होगा कि आप बाहर की ओर देखेंगे तो ओंठ जो होता है वो सूखा रहता है, वहाँ पर ये ग्लैंड पाई जाती है। और अंदर की ओर देखेंगे तो वहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड पाई जाती है, जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती है और वहाँ पर क्या रखती है, उसको गीला रखती है। तो जो ओंठ होता है वो बोलने में मदद करता है, यानी बोलने में हमें सहायक होता है। और क्या करता है, और ये सक्शन प्रेशर जनरेट करता है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को चूस सकते हैं, यानी सक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा 10 बारी जब हम फ्रूटी लेते हैं तो वहाँ से एक नली निकलती है, और नली से क्या करते हैं, हम ओंठ में लगाते हैं और खूब तेज़ से खींचते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर सक्शन प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिससे हम फ्रूटी को पी सकते हैं। किसके द्वारा, ओंठ की मदद से, ठीक है। यदि ओंठ ना होते तब हम इस प्रेशर को जनरेट नहीं कर सकते थे, ना ही हम फ्रूटी को पी सकते थे। ओके। जैसे जो छोटा सा शिशु होता है वो दूध पीता है, ठीक है, तो दूध किस प्रकार से पीता है, सक्शन प्रेशर जनरेट करता है और दूध को पीता है, यानी चूसता है। और क्या होता है, मुख गुहा, यानी कि जो बक्कल कैविटी होता है उसका अग्र हिस्सा बनाता है, यानी बक्कल कैविटी का आगे वाला हिस्सा बनाता है कौन, ओंठ। ओंठ जो होता है बक्कल कैविटी का आगे वाला हिस्सा बनाता है। और क्या करता है ओंठ, ओंठ लिक्विड भोजन को निगलने में मदद करता है, यानी ओंठ जो होता है वो चाय को पीने में मदद करता है, यानी लिक्विड है, द्रव है, उसको पीने में मदद करता है, पानी को पीने में मदद करता है। यदि ओंठ नहीं होते तब हम चाय और पानी को नहीं पी सकते थे, ठीक है। तो ये होता है ओंठ के बारे में। दांत को देखने वाले, दांत क्या होते हैं, जो कि बक्कल कैविटी में पाया जाता है। दांत जो होता है जबड़ों में उपस्थित दांत को हम दंत विन्यास बोलते हैं। दंत विन्यास हम किसे बोलते हैं, जब दांत जबड़े में उपस्थित हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, दंत विन्यास बोलते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये हमने बना दिया है रूट, यानी कि दांत की जड़ बना दी है, इसे हम रूट बोलते हैं। और ये क्या है, जा बोन है, यानी कि हमारा जो जबड़ा होता है उससे ये दांत जो होता है वो लगा रहता है। ये क्या है, दांत की जड़ है, ठीक है। और ये क्या है, ये है
मसूड़ा जिसे हम गम बोलते हैं, जो कि इसको पकड़े रहता है दांत को, जिसे हम नेक बोलते हैं, यानी गर्दन, गर्दन वाला हिस्सा हो गया, दांत के गर्दन वाला हिस्सा हो गया जो कि मसूड़ों से जकड़ा रहता है। और ये जाबोन हो गई जो कि रूट वाला इलाका है, सबसे नीचे वाला इलाका है, जड़ वाला इलाका है दांत का। ठीक है, तो ये जाबोन होती है, जाबोन में ये धंसा रहता है। और जो हमें ऊपर वाला दिखाई देता है उसे हम क्राउन बोलते हैं, यानी कि इसे हम हिंदी में कहें तो मुकुट बोलते हैं, मुकुट। ठीक है, तो क्राउन जो होता है, जो हमें दिखता है दांत, जो सफ़ेद सफ़ेद दांत दिख रहा है, उस भाग को हम क्राउन बोलते हैं। और जो मसूड़े से ढका हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं, दांत का गर्दन वाला इलाका, नेक। और जो दांत हमें दिख ही नहीं रहा है, अंदर की ओर जड़ा हुआ है जाबोन के अंदर, जाबोन यानी कि जबड़े की हड्डी में धंसा हुआ है, उसे हम रूट वाला इलाका बोलते हैं। थोड़ा सा और हमने इस दांत को अच्छी तरह से जानने की कोशिश की, थोड़ा सा और जूम किया तो इस प्रकार का हमें दांत दिखाई दिया। ये तो है क्या है, गम, यानी कि मसूड़ा है, मसूड़े से ये धंसा हुआ है, पकड़ा हुआ है मसूड़ा इसे। और ये क्या है, जाबोन है। जाबोन जो होती है वो किसकी मदद से दांत को पकड़ती है, पीरियोडोंटल लिगामेंट, पीरियोडोंटल जो लिगामेंट होता है इसकी मदद से जो हमारा जबड़ा होता है इस दांत को पकड़े रखता है। और इस दांत के अंदर एक छेद होता है जिसे हम एपिकल फोरामेन बोलते हैं। एपिकल जो फोरामेन जो छेद होता है, इसके रास्ते से ब्लड वेसल्स जो होती है, यानी कि जो रक्त नलिकाएं होती हैं वो भी इसके अंदर जाती हैं। और जो नर्व वेसल्स होती है, नर्व वेसल्स का मतलब होता है जो तंत्र होता है, यानी कि तंत्रिका नली होती हैं, वो यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं, यानी हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कोई दर्द होता है दांत में वो हमें पता लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, यानी ब्लड का यहाँ पर सप्लाई होता है किसके अंदर, दांत के अंदर। तो ये बात आप जान चुके हैं, दांत के बारे में नॉर्मल बातें थी। अब यहाँ पर देखने वाले हमने दांत को थोड़ा सा और जूम कर दिया, थोड़ा सा और जूम कर दिया, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दांत है। ये क्या है, छेद जो मैंने अभी आपको बताया था इसे हम एपिकल फोरामेन बोलते हैं। ये जो आपको ये डंडी जैसी दिख रही है इसे हम डेंटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटिन। और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, अपने दांत में देखिए, अपने दांत को देखिए, जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है उसे हम इनेमल बोलते हैं। इनेमल, इनेमल से बना हुआ होता है, काफ़ी हार्ड होता है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो पल्प होता है, जो यहाँ पर लाल लाल दिख रहा है, ये वाला, ये देखिए, ये जो लाल लाल दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। ये तो मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर देखिए, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये वाला जो अंदर वाला जो इलाका है, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्प। इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, पल्प के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल बोलते हैं। इसके अंदर ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं और यहाँ से नर्व वेसल्स और ब्लड वेसल्स अंदर जाती हैं, ओके, ताकि ब्लड अच्छी तरह से सप्लाई हो सके। और जो इनेमल होता है, इनेमल क्या होता है, इनेमल जो होता है अमीलोब्लास्ट सेल से बना हुआ होता है। अमीलोब्लास्ट सेल मेड इनेमल, इनेमल जो होता है वो अमीलोब्लास्ट सेल से बनता है और हमारी बॉडी का हार्डेस्ट कंपोनेंट होता है, हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑफ बॉडी, बॉडी का बहुत तगड़ा यानी बहुत हार्ड कंपोनेंट होता है। ठीक है, और इसमें 97% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इनऑर्गेनिक का कहने का मतलब होता है अकार्बनिक पदार्थ होता है 97%, किसके अंदर, इनेमल के अंदर, और 3% वाटर होता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड होता है। 97% अकार्बनिक पदार्थ होता है इसीलिए। और इनेमल की जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म से होती है। एक्टोडर्म कहने का मतलब यहाँ पर सीधे आप याद रखिए कि ये सबसे ऊपरी लेयर से बना हुआ होता है, कौन, इनेमल, इसीलिए हम इसे एक्टोडर्मल बोलते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और जो डेंटिन होता है, डेंटिन को देख लेते हैं, डेंटिन, ये डेंटिन क्या होता है, ये जो ट्यूब्यूल आपको दिख रहे हैं, जो नलिकाएं आपको दिख रही हैं, डेंटिन को देख लेते हैं। डेंटिन जो होता है ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना होता है। डेंटिन जो होता है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनता है, मेड डेंटिन, यानी ओडोंटोब्लास्ट सेल जो होता है वो डेंटिन को बनाती हैं। ओडोंटोब्लास्ट जो सेल होती हैं ये पल्प के आवरण की सेल्स को कहते हैं, यानी पल्प के अंदर होती हैं।
जो पल्प होता है, पल्प के अंदर क्या होती हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ये सेकेंड हार्डेस्ट कंपोनेंट है, सेकेंड हार्डेस्ट कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर 70% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, लेकिन इनेमल में 97% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इसीलिए बॉडी का सबसे हार्डेस्ट, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ या कठोर कंपोनेंट जो होता है वो इनेमल कहलाता है, और सेकेंड हार्डेस्ट कंपोनेंट डेंटिन कहलाता है, और इसमें 70% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और जो पल्प होता है, अभी मैंने आपको दिखाया पल्प, इसमें क्या होता है, इसमें तंत्रिका तथा रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। पल्प के अंदर क्या पाई जाती हैं, ये रक्त वाहिनियाँ हो गई, यानी ब्लड वेसल्स हो गए, तंत्रिका वाहिनी हो गई, यानी कि जब इसमें कोई भी चोट आ जाती है दांत के अंदर तब हमें दर्द होता है, क्योंकि इसके अंदर तंत्रिका वाहिनी पाई जाती है, यानी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसीलिए हमें क्या होता है, ठंडा गर्म पानी लगता है दांतों के अंदर। ठीक है, तो इतनी बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये तो पल्प मैंने आपको बता दिया कि इसमें तंत्रिका वाहिनी पाई जाती हैं, यानी कि तंत्रिका भी पाई जाती है और रक्त वाहिनी भी पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड का यहाँ पर सप्लाई होता है दांत के अंदर, तो इसीलिए लिविंग होता है। यानी कि जब इसमें कोई भी हानि पहुँचती है दांत के अंदर तब हमें पता लगती है, तब इसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग बोल देते हैं, यानी कि ये जीवित होता है, तंत्रिका पाई जाती है, इसीलिए हम इसे लिविंग बोल देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो दांत होता है वो 3 प्रकार का होता है। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले दांत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। द्विबार दंती होता है, विषम दंती होता है, गर्त दंती होता है। अच्छी तरह से मैं आपको समझा दूंगा, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले दांत 3 प्रकार के होते हैं। द्विबार दंती जिसे हम डाइफायोडोंट इंग्लिश में बोलते हैं, विषम दंती जिसे हम हेट्रोडोंट बोलते हैं, गर्त दंती थीकोडोंट बोलते हैं। इतनी बात आप जान चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो सबसे पहला जो पॉइंट देखते हैं, दांत को हम बहुत तरीके से विन्यासित कर सकते हैं, बहुत तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, बहुत तरीके से। तो यहाँ पर हम बहुत तरीके देखेंगे किस प्रकार से हम दांत को वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए, दांत के निकलने के उम्र के हिसाब से, यानी कि दांत जो होता है वो निकलने के उम्र के हिसाब से जो होते हैं वो दांत निकलते हैं, उनके हिसाब से हम उसे वर्गीकृत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ इरप्शन, यानी कि दांत के निकलने के उम्र के हिसाब से यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। तो जो दांत होते हैं, एक तो अस्थायी दांत होते हैं जिसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं या टेम्पररी टीथ बोलते हैं। एक बार जो दांत निकलते हैं कम उम्र में निकलते हैं, 0 से 13 वर्ष की उम्र में, जिसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, और जल्दी टूट जाते हैं जिसे हम टेम्पररी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अस्थायी दांत होते हैं 0 से 13 वर्ष की उम्र के बाद फिर ये टूट जाते हैं। और जो स्थायी दांत होते हैं जिसे हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, ये हमेशा रहते हैं और 0 से 13 वर्ष की उम्र के बाद आते हैं। 13 वर्ष की उम्र के बाद आते हैं तो उसे हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप जान चुके हैं। अगला यहाँ पर विन्यास किया गया है, दांत का ही वर्गीकृत किया गया है कि संरचना के आधार पर देखें तो दांत कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो संरचना के आधार पर हम जब दांत को देखते हैं तो दांत यहाँ पर 4 प्रकार के बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे इंसाइजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया, मोलर हो गया। ठीक है, तो हमारे जबड़े के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसाइजर का कार्य होता है काटना भोजन को, और कैनाइन का कार्य होता है चीरना फाड़ना भोजन को, और प्री मोलर का कार्य होता है चबाना, मोलर का कार्य होता है चबाना और पीसना। ये दोनों कार्य करता है कौन? मोलर। तो इस प्रकार से क्या होता है, 4 प्रकार के दांत होते हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। एक चबाता है, एक भोजन को चीरता है, एक पीसता है। तो इस प्रकार के अलग अलग कार्य होते हैं, और अलग अलग दांत जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जॉ बोन के अंदर पाए जाते हैं। अभी यहाँ पर देखने वाले हैं तीसरा जो पॉइंट है, पाए जाने वाले दांतों के आधार पर दांत जो होते हैं किस प्रकार के पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टीथ। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में ये होता है कि अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हमारे जॉ में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, ये दांत अलग अलग प्रकार के हैं जो कि हमारी बॉडी
में पाए जाते हैं। और ऐसे कई सारे जीव होते हैं जिनके अंदर होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं पूरे जाबोन के अंदर, यानी कि जबड़े में, पूरे जबड़े में एक ही प्रकार के दांत पाए जाएंगे, बिल्कुल एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शार्क जो मछली होती है, शार्क में एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं और उनके दांत जो होते हैं वो एक ही कार्य करते हैं। और जो मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ के अंदर भी एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं, सिर्फ एक ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल हो गए, वो आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझ लेना है। हेटेरोडोंट तो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ये इसको आप याद करना है कि अलग अलग प्रकार के दांत जो होते हैं वो हमारे जबड़े में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथे तरीके से हम किस प्रकार से दांत को वर्गीकृत कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन विथ जाबोन, यानी जाबोन के साथ किस प्रकार का रिलेशन है दांत का। जबड़े की हड्डी के संबंध के आधार पर देखते हैं किस प्रकार से जबड़े की जो हड्डी होती है वो किस प्रकार से दांत से रिलेशन करती है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्रोडोंट हो गया, प्लूरोडोंट हो गया, थीकोडोंट हो गया। थीकोडोंट हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में गर्ददंती बोलते हैं। तो ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो देखिए कई ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर एक्रोडोंट प्रकार का दांत पाया जाता है और प्लूरोडोंट प्रकार का दांत पाया जाता है। थीकोडोंट तो हमारी बॉडी में ही पाया जाता है। तो एक्रोडोंट जो दांत होता है वो किस प्रकार से जो बोन के साथ रिलेशन करता है, संबंध रखता है। तो जो ये जबड़ा हो गया, ये क्या हो गया, लाल कलर से हमने बना दिया है, ये मसूड़ा हो गया और दांत हो गया। यानी जा बोन के ऊपर जो दांत लगा हुआ होता है बिल्कुल ऊपर, तब हम उसे एक्रोडोंट बोलते हैं। यदि जो बोन के साथ एक साइड में दांत लगा हुआ होता है मसूड़ों के साथ, तब हम उसे प्लूरोडोंट बोलते हैं। यदि जा बोन में धंसा हुआ दांत पाया जाता है, बिल्कुल धंसा हुआ, तब हम उसे थीकोडोंट बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में गर्ददंती बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में इसी प्रकार का दांत पाया जाता है हमारे जबड़े के अंदर। ओके, तो चौथा यहाँ पर वर्गीकृत मैंने आपको बता दिया। चलिए अब पांचवा वर्गीकृत देखते हैं। पांचवा यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इरप्शन, यानी कि कितनी बार दांत निकलता है हमारे जीवन में, कितनी बार दांत निकलता है उसके आधार पर देखते हैं। तो हमारे जीवन में द्विबारदंती होता है, 2 बार दांत निकलता है। ठीक है, तो देखिए ये जो यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, इसको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यानी कि कितनी बार दांत निकलता है, 1 बार दंती यानी कि मोनोफायोडेंट। ये एक यहाँ पर लिखा गया है द्विबारदंती, जिसे हम डाइफायोडोंट बोलते हैं। और यहाँ पर दिया गया है बहुबारदंती, जिसे हम पॉलीफायोडोंट बोलते हैं। तो 1 बार दंती का क्या मतलब हो गया, मोनोफायोडेंट का क्या मतलब होता है, जब जीवन में 1 बार दांत निकलता है तो उसे हम 1 बार दंती बोलते हैं। और जब दांत 2 बार निकलते हैं जीवन में, तब हम उसे डाइफायोडोंट बोलते हैं। और जब जीवन में बहुत बार दांत निकलते हैं, लगातार निकलते हैं, टूटते हैं, निकलते हैं, टूटते हैं, तब हम उसे बहुबारदंती बोलते हैं। तो बहुबारदंती को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पर 1 बार दंती, द्विबारदंती को पढ़ेंगे। और हमारी बॉडी के अंदर कौन सा दंती होता है, यानी किस प्रकार से दांत निकलते हैं, डाइफायोडोंट होता है, मोनोफायोडेंट होता है, बताइए। डाइफायोडोंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर 2 बार दांत निकलते हैं। एक बार तो 0 से 13 वर्ष की उम्र तक निकलते हैं, मिल्क टीथ जिसे हम बोलते हैं, और फिर बाद में ये परमानेंट टीथ हो जाते हैं 13 वर्ष की बाद। ओके, तो यहाँ पर 1 बार जो दंती होते हैं मुख गुहा में, यानी बक्कल कैविटी में बस 1 बार आता है। कौन कौन से दांत होते हैं जो कि 1 बार निकलते हैं, 3rd मोलर हो गया और 1st 2nd प्री मोलर हो गए। ये जो टोटल दांत होते हैं, 12 दांत जो होते हैं वो सिर्फ 1 बार निकलते हैं हमारे जाबोन के अंदर। और जो यहाँ पर द्विबारदंती होते हैं, जिसे हम डाइफायोडोंट बोलते हैं, ये हमारे जॉ बोन के अंदर 2 बार निकलते हैं, जिससे हम इंसाइजर बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं, 1st 2nd मोलर बोलते हैं। इंसाइजर 8 दांत होते हैं, कैनाइन 4 दांत होते हैं, 1st 2nd मोलर 8 दांत होते हैं। टोटल दांत जो हो गए वो 20 दांत हो गए। तो 20 दांत जो होते हैं वो हमारे जीवन में 2 बार निकलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, हमारे जीवन में ये 20 बार दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। और 1 बार जो निकलते हैं वो 12 दांत होते हैं, वो 1 बार निकलते हैं। कौन कौन से, 3rd मोलर, 1st 2nd प्री मोलर। ओके, तो इतनी बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं डेंटल फार्मूला। यदि हम बच्चे के अंदर दांत का सूत्र देखते हैं तो ये दांत का सूत्र 2102 2102, ये बच्चे के अंदर दांत का सूत्र होता है। ठीक है, बच्चे के अंदर ये इस प्रकार का दांत का सूत्र होता है। जब हम
बच्चे के जब हम जो जा बोन होती है उसको हम इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पर इंसाइजर लिखते हैं, यहाँ पर कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, और यहाँ पर सीधे उतार देते हैं नीचे की ओर इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इसका ठीक उल्टा यहाँ पर लिख देते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। इंसाइजर यहाँ पर लिख दिया, कैनाइन यहाँ पर लिख दिया, प्री मोलर यहाँ पर लिख दिया, मोलर यहाँ पर लिख दिया। इसका ठीक उल्टा यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम अपने जा बोन को इस प्रकार से काटते हैं कि ये दो भागों में वर्गीकृत हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो भागों में वर्गीकृत कर दिया है। इंसाइजर तो जो दांत होते हैं वो बच्चे के अंदर कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं, यानी कि टोटल 8 दांत होते हैं। 2 यहाँ पर पाए जाते हैं, 2 ऊपर, 4 ऊपर पाए जाएंगे। ठीक है, 4 ऊपर पाए जाएंगे, ऊपर वाले बोन में पाए जाएंगे जा बोन के अंदर, और 2 नीचे जा बोन के अंदर पाए जाएंगे, यानी कि 4 ऊपर पाए जाएंगे, 4 नीचे पाए जाएंगे, तो टोटल 8 दांत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक को ही लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक को ही लेंगे, यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से। और जो कैनाइन होते हैं, कैनाइन कितने बच्चे के अंदर पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। 2 ऊपर पाए जाएंगे, 2 नीचे जा बोन के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, तो जा बोन के अंदर कितने दांत होते हैं कैनाइन वाले? 4 होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक एक को लिखेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक लिखेंगे, एक हिस्से को ही यहाँ पर लिखेंगे इस सूत्र के अंदर। ठीक है, और प्री मोलर जो होते हैं वो बच्चे के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये बात आप जान चाहें। ठीक है, प्री मोलर जो होते हैं बच्चे के अंदर नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर 0 लिख दिया। और जो मोलर होते हैं वो बच्चे के अंदर कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। कितने? 8 पाए जाते हैं। 4 ऊपर पाए जाएंगे, ऊपर वाले जॉ बोन के अंदर, 4 नीचे जॉ बोन के अंदर पाए जाएंगे। और यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ एक साइड का। देखिए, 2 यहाँ पर पाए जाएंगे, 2 यहाँ पर पाए जाएंगे, यानी 2 ऊपर पाए जाएंगे, 4 ऊपर पाए जाएंगे बच्चे के अंदर, और 4 नीचे जॉ बोन के अंदर पाए जाएंगे। 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 4 ऊपर 4 नीचे। तो यहाँ पर क्या होता है? एक साइड का लेंगे तो यहाँ पर 2 लिख दिया, और नीचे वाला 2 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। देखिए, इंसाइजर कितना होता है? 2 होता है। ऊपर वाले में टोटल 4 होते हैं इंसाइजर, नीचे भी 4 होंगे, 2 यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर। कैनाइन जो होता है, कैनाइन 4 होता है बच्चे के अंदर, 1 यहाँ पर, 1, 2 ऊपर हो गए, और 2 नीचे जा बोन के अंदर हो गए कैनाइन। ठीक है, प्री मोलर 1 भी नहीं होता है, यहाँ पर 0 0 लिख दीजिए। मोलर जो होते हैं वो 8 होते हैं, तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यानी 4 जो होंगे वो ऊपर जा बोन के अंदर होंगे और 4 नीचे होंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पर सिर्फ एक हिस्से को ही लिखना है, एक हिस्से को ही हमें सूत्र के अंदर लिखना है। 2102 2102 2102 2102। तो टोटल बच्चे के अंदर कितने दांत होते हैं? 0 से 13 वर्ष की उम्र में टोटल होते हैं, गिन लीजिए, 20 दांत टोटल होते हैं बच्चे के अंदर। जो बच्चा होता है 0 से 13 वर्ष की उम्र में, उसमें कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। तो देखिए, 2 2 4 हो गए, यानी कि 8 दांत हो गए। ठीक है, 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 दांत ये इंसाइजर वाले हो गए। और यहाँ पर 4 जो हो गए वो कैनाइन वाले हो गए, 0 प्री मोलर, और यहाँ पर जो 8 दांत हो गए वो किसके हो गए? मोलर के हो गए। टोटल 20 दांत होते हैं एक चाइल्ड के अंदर 0 से 13 वर्ष की उम्र के अंदर। इतनी बात आप जान चुके हैं, काफ़ी अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और जो अडल्ट होता है 13 वर्ष की उम्र के बाद, जो अडल्ट होता है तो उसमें देखते हैं 25 से कम की उम्र का जो अडल्ट होता है, 25 से कम की उम्र का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 25 से कम की उम्र का जो अडल्ट होता है उसके अंदर क्या होता है? 21-22 फार्मूला होता है, 21-22 बटा 21-22 ये फार्मूला होता है 25 से कम उम्र के अडल्ट के अंदर। उसमें क्या होता है? प्री मोलर तो आ जाता है, प्री मोलर तो आ जाता है उस व्यक्ति के अंदर, लेकिन जो मोलर होता है थर्ड मोलर वो नहीं आ पाता है 25 से कम की उम्र के अंदर। थर्ड मोलर को हम क्या बोल देते हैं? अकलदाड़ बोलते हैं, अकलदाड़। ये 25 से ज़्यादा उम्र के बाद आती है, 25 से ज़्यादा उम्र हो जाती है तब अकलदाड़ आती है, तब हम उसे जो थर्ड मोलर होता है वो यहाँ पर आ जाता है, इसे हम अकलदाड़ भी बोल देते हैं। तो 21-23 फार्मूला हो जाता है 25 से ज़्यादा के अडल्ट के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर डेंटल फार्मूला हो गया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है,
यदि कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरह से मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। आगे हम और भी वीडियो इस तरह से डालेंगे ताकि आपके जो भी एमसीक्यू हैं इस डाइजेशन से रिलेटेड, जो आपकी यूनिट 5 है, इसमें कोई सा भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो आप कर नहीं पाएंगे। सारे एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा खुद से और आप खुद से भी करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।